नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज ये क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 2 से। आप सभी जानते होंगे डीएलएड के प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 में आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा, और कला समेकित शिक्षा के यूनिट 2 में हम सभी पढ़ रहे थे विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला के बारे में। देखिए, दृश्य कला के अंतर्गत मैंने पहले भी कई सारे वीडियो आप सभी के बीच अपलोड कर चुके हैं। आज के क्लास में हम बेसिक रूप से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है यानी कि मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है सौंदर्य एवं कला। इसे कहते हैं आर्ट एंड ब्यूटी, कला एवं सौंदर्य एवं कला। इसके बारे में आर्ट एंड ब्यूटी या ब्यूटी एंड आर्ट के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जहाँ पर कला है वहाँ पर सुंदरता का होना लाजमी ही है। बिना कला के किसी भी चीज़ में हम सुंदरता का समावेश नहीं कर सकते हैं। तो जब कला और सुंदरता की बात होती है, सौंदर्य की बात होती है, तो इस सौंदर्य को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसे कला के साथ हम कैसे तालमेल कर सकते हैं, कला और इसमें अंतर क्या है, किस चीज़ को हम सुंदर कहेंगे, किसे सुंदर नहीं कहेंगे, इसके बारे में हम आज के क्लास में पूर्ण विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसीलिए इस क्लास को पूरा देखें ताकि जो आपका कंसेप्ट है आर्ट एंड ब्यूटी का वह पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए, हर चीज़ का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप सभी के मन में भी इच्छा होती है कि इसकी परिभाषा क्या है। कला की परिभाषा मैंने आप सभी के साथ साझा कर दिया था, और अब बात है सुंदरता की यानी कि ब्यूटी की। ब्यूटी की परिभाषा क्या है, सुंदरता की परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा तो आप सभी को ज्ञात होगा, फिर भी हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रस्किन के अनुसार। रस्किन ने जो है सुंदरता को परिभाषित करते हुए कहते हैं धर्म, अर्थ और मोक्ष, इस त्रिवर्ग को समन्वित रूप ही सौंदर्य है। यानी रस्किन के अनुसार, रस्किन कहते हैं कि धर्म, अर्थ और मोक्ष, इन तीनों का जो त्रिवर्ग होता है, तीनों को यदि हम समन्वित कर देंगे, तीनों को मिला देंगे तो उसका जो रूप हमें प्राप्त होता है उसे ही सौंदर्य कहा जाता है। अंग्रेजी में जो है सौंदर्य के वाचक के रूप में ब्यूटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी सौंदर्य जो है, सौंदर्य को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ब्यूटी बोलते हैं। ब्यूटी शब्द जो है दो शब्दों का युग्म शब्द है, यानी कि ब्यू प्लस टी, इन दोनों शब्दों के युग्म शब्द से एक शब्द का निर्माण होता है जिसे कहते हैं ब्यूटी। ब्यूटी यानी कि सुंदरता। यहाँ पर जो है जो ब्यू शब्द है, इस ब्यू शब्द का आप अर्थ निकाल सकते हैं। इसका अर्थ होता है प्रिय, रसिकता अथवा श्रृंगारी पुरुष या महिला। इस ब्यू का अर्थ होता है, आप लिख सकते हैं प्रिय, रसिकता अथवा श्रृंगारी पुरुष। तथा ये टी जो है, ब्यूटी जो है, ये एक वाचक प्रत्यय के रूप में होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्यूटी का शाब्दिक अर्थ, ब्यूटी का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका शाब्दिक अर्थ में आप लिखेंगे सौंदर्य, मनोहरता, रमणीयता, रसिक भाव इत्यादि जो है ब्यूटी का शाब्दिक अर्थ है। इसे आप एक लाइन में कह सकते हैं कि सौंदर्य जो हम लोग यानी कि ब्यूटी जो है, सौंदर्य का कार्य होता है इंद्रियों को आनंद प्रदान करना। ग्रीक काल में जो है बाह्य सौंदर्य को यानी कि बाहरी सौंदर्य को कह सकते हैं कि बाह्य सुंदरता को या बाह्य सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है, और सुंदर के लिए ब्यूटी शब्द का प्रयोग भी किया गया था। यहाँ पर सौंदर्य का संबंध जो है सुंदरता की उस जागरूकता या कलाकारी की उस गुणवत्ता या मानव निर्मित या प्राकृतिक स्वरूपों में जो है, जो देखने वालों में उन्नत जानकारी की एक अनुभूति को उत्पन्न करते हैं। यानी सुंदरता का अर्थ क्या समझे, ब्यूटी का अर्थ क्या है, इसका कार्य हुआ, इसकी परिभाषा वही है। यानी कि बाह्य सौंदर्य से, बाहरी खूबसूरती से है कि कोई चीज़ बाहर से कितना वो सुंदर दिख रही है। ग्रीक काल में भी जो है हमने यहाँ देखा
कि सुंदर शब्द का प्रयोग या ब्यूटी शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता था जो कि बाहर से, बाह्य सौंदर्य से बाहर से वो कितना सुंदर दिखता हो, चाहे वो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो या फिर वो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम जानते हैं भारतीय परिदृश्य में जो है, क्योंकि भारतीय साहित्य एवं साहित्य शास्त्र में भी सौंदर्य का विशेष महत्व रहा है। यदि आप इंडियन लिटरेचर पढ़ेंगे, इंडियन भारतीय साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो जब आप उस शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप हर जगह देखेंगे वहाँ पर सुंदरता शब्द का, सौंदर्य का जो है विशेष महत्व हमें दिखाई देता है। वैदिक एवं साहित्य ग्रंथों में भी सौंदर्य शब्द की चर्चा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा से होती ही रही है। वैदिक काल से लेकर के अभी आप कह सकते हैं समकालीन काल तक, मॉडर्न एज तक, आधुनिक काल तक जितने भी हमें साहित्य ग्रंथ देखने को मिलते हैं, सब में जो है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में सौंदर्य की, ब्यूटी की चर्चा की गई है। यदि हम ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथों में जो है सौंदर्य को रमणीयता, कमनीयता, शोभा, कांति, चमत्कार एवं रस इत्यादि के नामों से भी संबोधित किया जाता रहा है। यानी कि भारतीय सौंदर्य, जब हम भारतीय ग्रंथ की बात करते हैं तो भारतीय ग्रंथ में सौंदर्य को जो है कई नामों से पुकारा गया है, जैसे कि कमनीयता, कांति, चमत्कार, रस। रस आप सभी जानते हो कि अभिनव गुप्त ने जो है रस के सिद्धांत दिए थे, तो इन सब नामों से जो है सुंदरता को पुकारा गया है। सौंदर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आप निकालेंगे तो आप कह सकते हैं कि सुंदर होने का भाव, यानी सौंदर्य क्या आप निकाल सकते हैं, सुंदर होने का भाव। मानव ने जो है कला और सौंदर्य शब्दों का प्रयोग व्यापक रूप में किया है। यानी जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, यानी इंसानों ने जो है कला और सौंदर्य, आर्ट एंड ब्यूटी का दोनों शब्द का प्रयोग वो व्यापक रूप में किया है, बहुत बड़े पैमाने पर किया है। कला और सौंदर्य में जो है मानवता के गुण विश्लेषण का लक्षण पाया जाता है। मानवता का जो है पहला गुण होता है कि विवेक के द्वारा, यानी कि बुद्धि के द्वारा सौंदर्य को समझना। आपके पास जितनी अधिक ज्ञान होगा, जितनी अधिक बुद्धि होगी, उतने बेहतर तरीके से आप सौंदर्य को, यानी कि सुंदरता को, ब्यूटी को समझ सकते हैं। सौंदर्य एक भावना एवं एक मानसिक अवधारणा है। देखिए ये भी आपको समझना, जो हम सौंदर्य की बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, तो क्या है, आपका एक मानसिक अवधारणा है, यानी कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आती है। क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि जो है वस्तुओं के रूप को विश्लेषण के द्वारा सुंदर या फिर कुरूप मानती है। जैसे मैंने कहा है कि सुंदरता को जो है हर व्यक्ति का मापने का पैमाना अलग अलग होता है, यानी कि वो किस फील्ड से है, किस एरिया से है, उसकी बुद्धि कितनी है, कितना वो ज्ञान जानता है, कितना ज्ञानी है, इन सभी चीज़ों पर भी सुंदरता निर्भर करती है। यानी कोई व्यक्ति को जो है कोई वस्तु यदि सुंदर लग रही है या सुंदर नहीं लग रही है, तो ये उस वस्तु का गुण दोष नहीं है, उस व्यक्ति का गुण दोष है। क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ मुझे बहुत सुंदर लग सकती है लेकिन आपको नहीं लगेगी, आपको सुंदर लग सकती है लेकिन मुझे नहीं लगेगी। तो हर व्यक्ति का आप कह सकते हैं कि सुंदरता और सुंदर या कुरूप मापने का पैमाना अलग अलग होता है। जैसे कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी बुद्धि द्वारा उस वस्तु के रूप विश्लेषण से हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उनमें एक प्रभाव सुंदरता का भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु को देखने के उपरांत जो उसका प्रभाव होता है उसका आप विश्लेषण करते हैं। वस्तु को देखें और वस्तु को देखने के उपरांत आप उसका विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। विश्लेषण करने के उपरांत जो आपके मन पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभावों में से एक प्रभाव सुंदरता का भी होता है, जिसके आधार पर हम उस वस्तु को कहते हैं कि यह वस्तु सुंदर है। और इसी सुंदरता या इसी अनुभव के आधार पर आप कह सकते हैं कि इसी सुंदरता के अनुभव के आधार पर हम
वस्तु में निहित एक सामान्य सौंदर्य गुण की कल्पना करने लगते हैं। इसीलिए जो है एक वस्तु किसी के लिए सुंदर है तो दूसरों के लिए वह कुरूप भी हो सकती है। जैसे मैं कहा है कि एक वस्तु जो है किसी व्यक्ति को सुंदर लग रहा है, किसी को सुंदर नहीं लग रहा है, तो उस वस्तु का गुण दोष नहीं होता है, उसका तो अपना सौंदर्य है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें भगवान के द्वारा बनाई गई है, यानी कि प्रकृति द्वारा निर्मित है, भी मानव द्वारा निर्मित है, सब अपने आप में सुंदर है। हर की अपनी सुंदरता है। कोई यदि बहुत ब्राइट है तो उसकी सुंदरता है, कोई थोड़ा डार्कनेस है तो उसकी अपनी सुंदरता है, कोई मिडिल टोन में है तो उसकी अपनी सुंदरता है। लेकिन हमें देखने का नज़रिया के हिसाब से वो वस्तु हमें सुंदर लगता है और वस्तु हमें कुरूप लगता है। यानी कि वो आप पर निर्भर करता है, आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप उस चीज़ को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देखना पसंद करते हैं। देखिए होता क्या है, आप सभी देखते होंगे कि किसी व्यक्ति जो है हमको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। तो पसंद क्यों आते हैं? क्योंकि उनका जो रहन सहन है, उनकी बातचीत है, वो हमारे विचारों से मेल खाती है, टैली करती है। तो इसलिए आप कहते हैं कि पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन मुझे पसंद है। लेकिन यदि वही व्यक्ति आपके मेल भाव के अनुसार, आपके अनुसार काम नहीं करे, तो आप कहते हैं कि वो व्यक्ति सुंदर नहीं है, वो व्यक्ति कुरूप है, यानी कि मेरे अनुसार काम नहीं करते हैं। यानी आप अपने मन के अनुसार, आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी चीज़ को सुंदरता का दर्जा देते हैं और उसी चीज़ को जो है कुरूप का भी दर्जा आप सभी के द्वारा ही दिया जाता है। क्योंकि जो है व्यक्तियों की जो रागात्मक होती है, यानी कि प्रेम एवं ईर्ष्या जो होती है, वो मानसिकता एवं विवेकपूर्ण भिन्नताएं के अनुसार निर्भर करती है, जिसके आधार पर व्यक्ति उस वस्तु का विश्लेषण करता है। अर्थात आप लिखेंगे इसमें कि मानव अपने विवेक से सौंदर्य को समझता है, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उस वस्तु का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के उपरांत उसके बाद उसको निर्णय करता है वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति सुंदर है या फिर सुंदर नहीं है। जैसे कि आप किसी को देखते हैं या तो देखने के उपरांत आप उसका विश्लेषण करने लगते हैं कि वो जैसा हम कल्पना किए थे, जैसा हम इमेजिनेशन किए थे, उस हिसाब से सटीक बैठ रहा है तो मेरे अनुसार सुंदर है। और अगर वो मेरे हिसाब से सटीक नहीं बैठ रहा है, मेरी सोच के अनुरूप नहीं है, तो क्या है, वो कुरूप है, यानी कि सुंदर नहीं है। तो फाइनली आप इतना मान कर चलिए कि कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी आकृति, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी मानव, सब कोई सुंदर है, वो अपने हिसाब से सुंदर है। लेकिन यदि हम उससे कहते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, पर्टिकुलर चीज़ बहुत सुंदर है, तो वो हमारी मानसिकता है, हम अपनी मानसिकता के हिसाब से चीज़ों का चयन करते हैं। जिसे कोई कहता है कि मुझे गुलाब का फूल पसंद है, कोई कहता है मुझे कमल का फूल पसंद है, किसी को चमेली का फूल पसंद है। तो ये पसंद नापसंद की बात क्या होती है, वो उसके अनुसार पसंद है। सुंदर तो सब अपने आप में है, हम भी सुंदर है, आप भी सुंदर है, अपनी जगह हर कोई सुंदर है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति उस पर्सन को देखता है तो वो उसके हिसाब से उसकी तुलना करता है कि वो जैसा वो सोच रहा था, जैसी उसकी सोच है, जैसा उसकी अभिव्यंजना है, जैसा उसके विश्लेषण करने का तरीका है, उसी विश्लेषण करने के तरीके के हिसाब से वो उस चीज़ में सुंदरता और कुरूपता का निर्धारण कर पाता है। देखिए सौंदर्य की परिधि में जो है प्रकृति से लेकर के मानव निर्मित पदार्थ तक सभी इसमें शामिल होते हैं। जैसे मैंने कहा है, चाहे वो कोई वस्तु हो, या तो वो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो या फिर मानव के द्वारा निर्मित हो, सुंदरता सब में होती है। तो इसके आधार पर जो है हम इन वस्तुओं को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो भाग कौन कौन है? पहला का होता है प्राकृतिक सौंदर्य और दूसरा होता है मानव निर्मित सौंदर्य, जिसे हम लोग कृत्रिम सौंदर्य भी कहते हैं। आप लिख लेंगे, पहला लिखेंगे नेचुरल ब्यूटी और दूसरा आर्टिफिशियल ब्यूटी, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता और मानव निर्मित सुंदरता, यानी कि कृत्रिम सुंदरता भी कह सकते हैं। तो सुंदरता को जो है ब्यूटी को हम
आप कह सकते हैं कि दो रूपों में बांट देते हैं। पहला आप लिखेंगे नेचुरल ब्यूटी और दूसरा आपका होता है आर्टिफिशियल ब्यूटी। जब हम प्राकृतिक सौंदर्य की बात करेंगे तो प्राकृतिक सौंदर्य में आप सब लिख लेंगे कि प्रकृति जो है ईश्वरीय कृति है, यानी कि जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो क्या है, वो ईश्वरीय कृति यानी कि भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाई गई वो कृति है, जिसकी गोद में पलकर एक मनुष्य बड़ा होता है। प्रकृति ही जो है मनुष्य में सौंदर्य भावना का विकास करती है। प्राकृतिक सौंदर्य के भी हम दो भेद कर सकते हैं। जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन है? पहला होता है सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, और दूसरा होता है उदात्त यानी कि इसे आप इंग्लिश में लोफ्टी कह सकते हैं। देखिए, जो आपका ब्यूटीफुल जो होता है यानी कि जो सुंदर जो होता है, तो इसमें आप सब लिख लेंगे कि सामान्य आकार की वस्तुओं को देखकर उनके प्रति आकर्षण, माधुर्य, सम्मोहन और सुख की जो अनुभूति होती है उन्हें हम सुंदर कहते हैं, यानी कि उसे हम ब्यूटीफुल कहते हैं। यानी कि जो वस्तु है क्या है कि सामान्य आकार की है, सामान्य आकार की, जितना जो हाइट इंसान का होता है, इंसान के कांटे की है, इंसान के जैसे ही है, तो उस वस्तुओं को देखकर क्या होता है, इंसान के प्रति आकर्षण का भाव आता है। यानी कि जो आप जो है किसी को देखते हैं या फिर किसी को देखती हैं तो क्या होता है, यदि वो आपके रंग रूप का हो, आपके हम उम्र हो, तो आपके अंदर एक आकर्षण का भाव जागृत होता है। उस आकर्षण को, उस माधुर्य को, उस जो सम्मोहन होता है, उस सम्मोहन को हम लोग कहते हैं सुंदर या फिर उसे ब्यूटीफुल की श्रेणी में रखा जाता है। यह अनुभूति जो है दृश्यगत और बौद्धिक दोनों रूपों में हो सकती है। यानी कि आप किसी को यदि देखते हैं या फिर किसी को देखती हैं तो इन दोनों के ऊपर जो एक आकर्षण का, एक माधुर्य का जो भाव उत्पन्न होता है, उसी चीज़ों को एक ब्यूटीफुल और सुंदर की श्रेणी में रखा गया है। यह अनुभूति जो है दोनों रूपों में हो सकती है, यानी कि आप उसे दृश्यगत, एक बार हम किसी को देख रहे हैं तो दृश्यगत भी हो सकती है या फिर बौद्धिक रूप में भी हो सकती है। दोनों रूपों में यह अनुभूति हो सकती है। यह अनुभूति जो है दृश्य एवं श्रव्य इंद्रियों से होती है। यानी कि कैसे होती है, यदि किसी के बारे में हम सुनते हैं, यानी कि श्रव्य की हम सुने तो सुन करके भी हमें, हमारे अंदर अनुभूति होती है, हमें देखने की इच्छा होती है। यदि हम किसी के बारे में चर्चा करें कि पर्टिकुलर चीज़ बहुत सुंदर है, उसकी ये सुंदरता है, उसकी ये रूप है, तो सुन करके जो है हमारे अंदर उसके प्रति सुंदरता का भाव आने लगता है, हम उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। या फिर देख करके, दोनों रूपों में हो सकती है, यानी कि दृश्य रूप में भी, देख करके भी, और सुन करके भी, यानी कि श्रव्य रूप में भी। व्यक्ति जो है जिस वस्तु को देखता है, यदि वो वस्तु उसकी ऐन्द्रिक संवेदनाओं को सुंदर लगती है, तब उस वस्तु के प्रति उसके मन में आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। व्यक्ति उसकी समीपता प्राप्त करना चाहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसे वो अपने पास रखना चाहता है, जिससे उसे सुख की अनुभूति होती है। यहीं से जो है कला का प्रारंभ होता है, यहीं से आर्ट का शुरुआत होता है। कला के रूप में भी जो है सौंदर्य भावनात्मक विवेक की ही एक देन होती है। यानी कि आप किसी को देखें तो देखने के उपरांत आपके ऐन्द्रिक संवेदनाओं को सुंदर लग जाती है वस्तु। कोई वस्तु जो है यदि उसे आप देखते हैं तो देखने के साथ ही हमें यदि सुंदर लग गई तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे पास आ जाए, हमारे समीप रहे, हमारे पास बैठे, ताकि हमें सुख की प्राप्ति हो सके, सुख की हमें अनुभूति हो सके। यही से जो है एक कला का शुरुआत होता है, आर्ट का प्रारंभ होता है। तो आप कह सकते हैं कि कला के रूप में भी हमें सौंदर्य भावनात्मक विवेक की एक देन है। यदि आर्ट में हम कोई चित्रों का निर्माण करते हैं, पेंटिंग का निर्माण करते हैं, तो निर्माण के साथ कहीं ना कहीं वह हमारे सौंदर्य भावनात्मक विवेक पर भी निर्भर करती है। यानी कि पर्टिकुलर चीज़ हमें पसंद आया तो उस चीज़ से प्रेरणा लेकर के, उस चीज़ से प्रेरित होकर के हम चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो आप कहते हैं कला का भी शुरुआत एक सुंदरता से ही, एक ब्यूटी के भाव से ही उत्पन्न होता है। इसके उपरांत जो आपका जो लोफ्टी जो था, जिसे हम लोग उदात्त कहते हैं, इसमें आप लिखेंगे कि
प्रकृति में जो है विद्यमान विशाल आकार वाली वस्तु है, यानी कि जो वस्तु हमारे समकक्ष थी, हमारे जैसी थी, उसे हमने क्या कर दिया, हमने ब्यूटीफुल की श्रेणी में रख दिया, यानी कि सुंदरता की श्रेणी में रख दिया। लेकिन जो वस्तु बहुत विशाल है, जैसे कि पहाड़, समुद्र, आकाश, इसकी विस्तृतता को देख करके, यानी कि बहुत बड़ा चीज को देख करके मनुष्य को अपनी लघुता का आभास होता है और उन्हें देखकर वो लष्ट हो जाता है। यानी कि यदि कोई वस्तु को हम देखते हैं जो हमसे बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, तो हमें ये लगता है कि इससे आगे तो हम बहुत छोटे हैं, अपनी लघुता का आभास होता है। लेकिन जो है मनुष्य उन वस्तुओं के साथ तारतम्य का भाव जागृत करके एक विशालता और उच्चता का अनुभव करने लगता है। तो यही उदारता, जो हम लोग उदारता की अनुभूति, यानी कि लोफ्टी की वो अनुभूति हो जाती है। यानी आप क्या समझे, कोई वस्तु यदि बहुत विशाल है, हम उसके सामने लघुता का अनुभव करने लगते हैं, लेकिन हम क्या भी करते हैं, उसके साथ अपना एक संबंध स्थापित करते हैं, उसके साथ एक अच्छे तरह व्यवहार करते हैं, तारतम्य का भाव जागृत करते हैं, तो उस भाव को ही हम लोग लोफ्टी या उदारता की श्रेणी में रख सकते हैं। भारतीय परंपरा में जो है प्रकृति को हम लोग सौंदर्य की देवी के रूप में मानते हैं। कलाकार और एक कवि इसी से प्रेरणा प्राप्त करता है। कला, संगीत, साहित्य का जो है मौलिक सौंदर्य प्रकृतिगत सौंदर्य की ही अभिव्यक्ति होती है। आप किसी कलाकार से मिलेंगे, किसी कवि से मिलेंगे, आप कलाकार की कलाकृतियाँ देखिए, कलाकार की पेंटिंगें देखिए, या फिर किसी कवि की रचना देखिए, कहीं ना कहीं वो सुंदरता को ही समावेश करता है। उसकी रचनाओं में, उसकी कविताओं में आपको प्राकृतिक सौंदर्य का ही भावना जागृत होता है। यानी कि देखिए, कोई भी कलाकार जो है, कोई भी रचना रचित करता है, चाहे वो कवि हो, कलाकार हो, तो कहीं ना कहीं उसकी रचनाओं में सुंदरता का भाव आपको जरूर देखने को प्राप्त होता है। चलिए, इसके बाद जो है आपका नेचुरल ब्यूटी के बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल ब्यूटी के बारे में। आर्टिफिशियल ब्यूटी यानी कि कृत्रिम सौंदर्य। कृत्रिम सौंदर्य, आर्टिफिशियल ब्यूटी में आप सभी लिखेंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य की प्रेरणा से ही कृत्रिम सौंदर्य का विकास होता है। देखिए, कहा भी गया है कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, सबसे बड़ी कलाकार है। उससे बड़ा कलाकार दुनिया में कोई नहीं है। आप घर से बाहर निकलिए, आप कहीं घूमने के लिए जाइए। अभी तो आप सभी बहुत अच्छे हैं कि आप लोग इतने अच्छी जगह पर आते हैं, यानी शेखपुरा में आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर पहाड़ है, नदी है, पूरा का समावेश आप मिलता है, यानी कि खूबसूरत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो जब आप इन नज़ारा को देखेंगे तो देख सकते हैं कि इससे बड़ा कलाकार कोई नहीं है। प्रकृति को जो है सबसे बड़ा कलाकार माना गया है। तो एक इंसान क्या करता है, एक कलाकार, जैसे हम छोटे कलाकार हैं, तो हम जैसे छोटे मोटे कलाकार उस प्राकृतिक भावना को देख करके, उस सुंदरता को देख करके कुछ चीज़ें का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल ब्यूटी या फिर आप कह सकते हैं कि कृत्रिम सौंदर्यता कहा जाता है। क्योंकि प्रकृति में जो है जितनी भी प्राप्त वस्तु है, उस वस्तु का प्रयोग करते हुए मनुष्य विभिन्न प्रकार की सुंदर वस्तुओं का निर्माण करता है। नेचर में, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, उन वस्तुओं से प्रेरणा प्राप्त करके, उन वस्तुओं से सीख करके, या उन वस्तुओं का कह सकते हैं कॉपी करके, जो एक नई वस्तुओं का निर्माण करता है, जिसमें से कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारी इंद्रियों को कुछ समय के लिए ही सुख देती है। वैसी वस्तुओं को हम लोग शिल्प की श्रेणी में रखते हैं, क्राफ्ट की श्रेणी में हम रखते हैं चीज़ों को। आप सभी ने भी अपने क्लास में पढ़ा था आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। तो जो क्राफ्ट में मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें वैसी वस्तु है जो कि मानव के हित के लिए हो, मानव को सुख प्रदान करे, मानव के कार्य को आसान करे, वैसे वस्तु को हम लोग क्राफ्ट की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि कला हो गई, आपकी प्रकृति हो गई, सबसे बड़ी कलाकार है। इस कलाकृति से हम कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं, क्राफ्ट का निर्माण करते हैं, जो कि हमारी इंद्रियों को कुछ समय के लिए ही सुख देती है। वैसी वस्तुओं को हम लोग शिल्प कहते हैं। दूसरी ओर जो है प्रकृति से प्राप्त सामग्री का श्रेष्ठ संयोजन ऐसे ही रूपों में किया जाता है, जो कि
कलात्मक दृष्टि से अभिव्यंजनीय होते हैं तो उसे हम लोग कला कहते हैं, कला की श्रेणी में रखते हैं। देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट पर मैंने पहले से वीडियो आप सभी के बीच अपलोड कर चुका है, वो वीडियो का आप देख लेंगे ताकि आर्ट एंड क्राफ्ट का जो फार्मूला है आप बेहतर तरीके से उसे समझ सकें। बस अब इतना समझ लीजिए, कला जो है हमारे सौंदर्य की पूर्ति करती है, जो हमारी अभिव्यंजना है, जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करे, वो कला की श्रेणी में आता है। और क्राफ्ट यानी कि जिससे हमारा कार्य आसान हो जाए, जो हमारे कोई भी कार्य को संपन्न करे, हमें कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं तो हमारे कार्य की पूर्ति के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती है, जो कि भले वो क्या हो, नेचर से इंस्पायर हो, प्राकृतिक से ली गई हो, लेकिन वो निर्मित की हो मानव के द्वारा, वो चीज़ों को हम आर्टिफिशियल या क्राफ्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे सौंदर्य एवं कला, ब्यूटी एंड आर्ट के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। देखिए इसी में आगे हम अगले वीडियो में जो है एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र यानी कि एस्थेटिक। तो एस्थेटिक के बारे में भी जो है हम आप सभी की भी चर्चा करें ताकि जो सुंदरता का जो कंसेप्ट है, जो ब्यूटी का जो कंसेप्ट है, उसे आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आज की क्लास में हमने रखा था आर्ट एंड ब्यूटी यानी कला एंड सुंदरता। इसका अगला जो वीडियो आएगा इसमें हम बात करेंगे सौंदर्य शास्त्र के बारे में, एस्थेटिक के बारे में। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।